अगर मेंस 2 में तुम्हें फिजिक्स की तैयारी 10 दिनों में अच्छे से करनी है तो क्या क्या किया जा सकता है। डायमेंशनल एनालिसिस हमेशा याद रखना है, ये फिजिक्स का गोल्डन रूल है। 50 मार्क्स जो हैं वो तो आराम से आ सकते हैं अगर ये सारा काम आप सही तरीके से अगले 10 दिन में कर ले तो। हेलो बच्चों, मेरा नाम सुदीप कुमार है और आज इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेंस 2 में तुम्हें फ़िज़िक्स की तैयारी 10 दिनों में अच्छे से करनी है तो क्या क्या किया जा सकता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने या तो मेंस 1 दिया ही नहीं, जनवरी अटेम्प्ट दिया ही नहीं, जनवरी वाली तैयारी ही नहीं हुई थी, या फिर तैयारी के कारण ना हुआ, या फिर दिया लेकिन फ़िज़िक्स को इग्नोर कर दिया और फिज़िक्स को इग्नोर करने के चक्कर में मैथ्स केमिस्ट्री तो ठीक रह गया बट फिज़िक्स का स्कोर थोड़ा नीचे रह गया या फिज़िक्स में बहुत ही ख़राब हो गया, या फिर दिया भी, फिज़िक्स की तैयारी भी अच्छी थी लेकिन फाइनली जब एग्ज़ाम लिखने गए तो उस टाइम पे थोड़ी जल्दी में हमने सिली मिस्टेक्स ज़्यादा कर दिए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज़्यादा कर दी। तो वो लोग जो अपने फिज़िक्स के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है मेंस 1 में और चाह रहे हैं कि मेंस 2 में मैं बहुत ही अच्छा करूं या एटलीस्ट 50-60 मार्क्स तो ले आऊं, मेरा केमिस्ट्री मैथ्स अच्छा है तो मेरा कुछ एक अच्छा सा रैंक आ जाए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितना टाइम बचा है और कितना काम करना बचा है। तो अभी हमारे पास अगर आज से देखें तो करीब 10 दिन बचेगा अगर 1-2 दिन आप बाकी लास्ट मोमेंट पे रिवीजन या रिलैक्स करने के लिए छोड़ दे तो हमारे पास 10 दिन में अगर आप फिज़िक्स पे फोकस कर रहे हो और दिन के 10 से 12-13 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 4 से 5 घंटे फिज़िक्स को दे सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 आवर्स आप फिज़िक्स पे लगा सकते हैं। तो अगर 5 घंटे डेली का गिन के चलें अपन तो 10 दिन का एवरेज लेते हैं तो 10 दिन में 5 घंटे के हिसाब से हम 50 घंटे का प्रिपरेशन कर सकते हैं। 50 घंटे में 50 मार्क्स लाना मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सही स्ट्रेटजी से ये 50 घंटे यूज़ करो तो आप इस 50 घंटे में 50 मार्क्स के लायक तैयारी कर सकते हो और अगर सब अच्छा रहा एग्ज़ाम वाले दिन तो आप 50 या 50+ मार्क्स लेके आ भी सकते हो जेईई मेंस में फ़िज़िक्स में 2024 सेकेंड अटैम्प्ट में। तो स्ट्रैटजी पे जाने से पहले अपन एक जनरल डेटा देख लेते हैं जेईई मेंस 1 का जो इस साल जनवरी में हुआ था कि कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या वेटेज रहा है और किस सब टॉपिक को फोकस किया है और किस सब टॉपिक को इग्नोर किया है। और ये चीज़ देखने के बाद इसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि इन 10 दिनों में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है जिससे कि हमारा फिज़िक्स का स्कोर ऑप्टिमाइज़ हो सके, हम अपना बेस्ट स्कोर लेके आ सके। तो सबसे पहले तो अपन टॉपिक वाइज देखें तो यहाँ पे ऊपर डेट लिखे हुए हैं, ये मॉर्निंग और इवनिंग अटेम्प्ट है इस टेबल में और यहाँ पे आपको ये बताया है कि टोटल कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं। टॉपिक का नाम यहाँ मेरे पीछे लिखा हुआ है। तो अगर ध्यान से देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा तो वेरी कर रहा है मॉर्निंग इवनिंग या डेट वाइज बट मोर और लेस एक ही जैसा है। अगर सपोज 27 को 2 आए हैं तो 29 को भी 2 आए हैं, 29 के सेकंड सेटिंग में भी 2 आए हैं वर्क एनर्जी से, तो अपन इस पे रिलाई कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट ही डिस्ट्रीब्यूशन रहे बट मोर और लेस अपन ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, इसका वेटेज कम है, तो इस पे फोकस करना चाहिए या इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो टोटल वाले कॉलम से देखते हैं अपन। यहाँ पे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो सबसे पहला है यूनिट्स का और जो कि बहुत ईजी भी टॉपिक है तो इसीलिए इसको तो बिल्कुल ही अपन इग्नोर नहीं करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो 1D वाला है। 1D से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप ध्यान दें तो 7 क्वेश्चंस आए हैं मेंस 1 में और 2D से सिर्फ 4 क्वेश्चंस आए हैं, रिलेटिव से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। 2D में ज़्यादा एफर्ट लगता है, 2D में गलती के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रिलेटिव में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कभी कभी अगर ठीक से प्रैक्टिस नहीं की रहती है। तो 1D आसान जाता है और 1D से वेटेज भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास टाइम कम है अब और हमें अच्छा करना है तो लॉजिकली ये कंक्लूजन बनता है कि 1D को अच्छे से कर लो, 2D और 3D को बेसिक फॉर्मूले देख के चले जाओ। अगर इजी क्वेश्चन आया तो ठीक है, अगर बिल्कुल ही नहीं किया है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि 1D से ही क्वेश्चन आएगा, 2D से भी आए हैं, किसी दिन ऐसा हुआ है कि 1D से नहीं आया 2D से आया, बट प्रोबेबिलिटी चांसेस की बात करें तो 1D पढ़ना हमारे लिए अभी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर 1D हो गया है तभी 2D करेंगे।
उसी तरीके से 6 क्वेश्चन आए हैं न्यूटन्स लॉ के, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आए हैं वर्क एनर्जी पावर के, जो कि सबसे ज़्यादा है। 13 क्वेश्चंस हैं रोटेशनल मैकेनिक्स के। इस शीट को देख के आपको लग रहा होगा कि रोटेशनल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं अभी से अगले 10 दिन में सिर्फ बैठ कर रोटेशनल कर लूँ, लेकिन ये गलत होगा। रोटेशनल से क्वेश्चंस तो ज़्यादा आ रहे हैं, बट रोटेशनल वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर भी है अपने सिलेबस का। तो अगर आप रोटेशनल पे फोकस करने बैठेंगे तो आप 10 में से 2, 4, 5 दिन तो रोटेशनल पे ही लगाएंगे, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि रोटेशनल का जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे सही से हो पाएगा, और अगर हो भी जाएगा तो उसमें टाइम कम लगेगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि वेटेज तो अपन देख ही रहे हैं, बट उसके साथ ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक के क्वेश्चन को करने में टाइम कम लगेगा और उस क्वेश्चन में सही होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसीलिए रोटेशनल का वेटेज ज़्यादा होते हुए भी रोटेशनल को अपन प्राइमरी फोकस में नहीं रखेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले से रोटेशनल अच्छे से नहीं किया हुआ है। लास्ट मोमेंट पे रोटेशनल उठाओगे तो कॉन्फिडेंस भी ख़राब हो जाएगा। तो अगर किया है कुछ बेसिक मेंस लेवल तक का, या एटलीस्ट बोर्ड के लिए अच्छे से किया हुआ था, तो रोटेशनल करना, नहीं तो रोटेशनल को अभी अब साइड में रखेंगे, अब रोटेशनल की बात नहीं करेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। ये मोस्टली 11th वाले टॉपिक्स थे, जिसमें आप देख रहे हो कि ये जो नंबर्स हमारे सामने आए हुए हैं ये सब सिंगल डिजिट में दिख रहे हैं। जब अपन आगे चल रहे हैं कुछ 12th वाले टॉपिक्स पे देखेंगे तो आपको डबल डिजिट वाले नंबर्स ज़्यादा दिखेंगे, है ना। इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि हम मैकेनिक्स पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। शायद अगर किसी से पूछा जाए, किसी भी एवरेज स्टूडेंट से जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, कि फिज़िक्स में कौन सा टॉपिक ज़्यादा पसंद है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मैकेनिक्स का कोई पार्ट उठा के बताएगा। लेकिन मैकेनिक्स का अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैकेनिक्स का जो वेटेज है अपना, वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि 12th वाले टॉपिक्स का था। 12th वाले टॉपिक्स में अगर हम देख रहे हैं तो इलास्टिसिटी तो खैर 11th में आ गया, केटीजी थर्मल 11th में आ गया। इसके नीचे 10 क्वेश्चन है एरर से, ग्रेविटेशन के 10 है, 17 क्वेश्चन 12th वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, 24 क्वेश्चन कैपेसिटर से आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर एक साथ है अपने यहाँ पे, सॉरी, करंट से 24 क्वेश्चन आ गया, कैपेसिटर नीचे है, कैपेसिटर से 8 हो गया। तो अगर इन दोनों को मिला के देख लें अपन तो 17 + 8 25 क्वेश्चंस हो गए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंडक्टर, कैपेसिटर वाले पार्ट से हो गए। 24 करंट इलेक्ट्रिसिटी से हो गए। मैग्नेटिक्स EMI अगर मिला दें तो फिर से 15 और 13 कुछ 27 28 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद EMI, उसके बाद AC और EM वेव्स। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए जिस पे हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा फोकस करें, और 11th वाले टॉपिक्स पे खास करके जो डिफ़िकल्ट हैं और जिनका वेटेज कम है, हम उस पर कोशिश करेंगे कि कम फोकस करें। फाइनली लास्ट पेज, डायफ्रैक्शन के 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, पोलराइजेशन के टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं, एटॉमिक के 11 क्वेश्चन आए हैं। अगर मॉडर्न फिजिक्स में देखें तो सिर्फ एटॉमिक के 11 क्वेश्चन आए हैं, मैटर वेव के 5 क्वेश्चन हैं, फोटो इलेक्ट्रिक के 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक्सरे से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, कम्युनिकेशन से भी नहीं, ये दोनों इस साल से नहीं पूछे गए हैं। 9 क्वेश्चंस आए हैं न्यूक्लियर के और सेमीकंडक्टर के 11। तो अगर आप इन चारों को ऐड कर लें तो मॉडर्न फिजिक्स से अगर अपन देखें तो 31 क्वेश्चंस ऐड होके अपने को मिल रहे हैं, है ना। और मॉडर्न फिजिक्स के सारे पार्ट्स को करने में आपको मोर और लेस उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम सिर्फ एक अकेला रिजल्ट बॉडी डायनामिक्स करने में लगेगा। तो ये टॉपिक वाइज वेटेज हो गया, अपने 3 स्लाइड्स हो गए जिसमें अपन ने मैकेनिक्स और 11th वाले टॉपिक्स का वेटेज देखा जो मोर और लेस सिंगल डिजिट में जा रहा था। इसके बाद हम कुछ 11th के लास्ट वाले टॉपिक और 12th के टॉपिक्स देख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अच्छा खासा वेटेज दिख रहा है, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ऑप्टिक्स और बाकी के टॉपिक्स दिख रहे हैं, मॉडर्न दिख रहा है, उनका वेटेज भी ठीक ठाक दिख रहा है। तो इसके बेसिस पे जो कंक्लूजन है टॉपिक वाइज ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो अपने को जो टॉपिक्स करने हैं अभी, वो सबसे पहला हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 32% वेटेज है, मैकेनिक्स का 20% वेटेज आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें हीट एंड थर्मो भी इंक्लूडेड है उसका 14% वेटेज आ रहा है अपने पास, और इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स का 10% वेटेज आ रहा है, तो ऑप्टिक्स का 7% वेटेज आ रहा है। तो अगर अपन इस चार्ट के बेसिस पे जाएं तो ये ऑब्वियसली क्लियर हो जा रहा है कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिक्स, EMI, AC, ये सारे टॉपिक्स हो गए। अब इन टॉपिक्स में EMI थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जाता है, कैपेसिटर और करंट बाकी सर्किट सॉल्विंग बहुत आराम से हो जाते हैं। डायलैक्ट्रिक्स अगर आपको परेशान करता है तो आप NCERT से पढ़ लें, NCERT में अच्छे से लिखा हुआ है, और उसके बाद प्रीवियस वाले ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सॉल्व कर लें डायलैक्ट्रिक्स के। मैग्नेटिक्स थोड़ा मैथमेटिकल जाता है, थोड़ा वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो जाता है। अगर आपका मैथ्स ठीक है तो आप मैग्नेटिक्स को कर सकते हैं, अगर वेक्टर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो मैग्नेटिक्स का पार्ट आप छोड़ सकते हैं बेसिक फार्मूला याद करके। अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो करना, अगर थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला लेंदी सा क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसको स्किप कर देना। EMI थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, EMI में LR सर्किट, LC ऑसिलेशंस आएंगे DC के साथ, और फिर AC में AC सोर्स के साथ अपना इंडक्टर का कैसा रोल होता है वो पढ़ना है। AC थोड़ा मैथमेटिकल है बट टफ नहीं जाता है, फार्मूला बेस्ड सा चैप्टर है। रेजोनेंस के फार्मूले देखने ना भूलें, रेजोनेंस जरूर देख लें। तो सबसे पहले अपने को ये करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे फोकस करना है। सेकेंड पार्ट मैकेनिक्स है जिसका 20% वेटेज है। मैकेनिक्स जनरली हमारा एक एवरेज डिसेंट लेवल पे किया हुआ रहता है, तो अगर आपने मैकेनिक्स डिसेंट लेवल पे किया हुआ है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस 20% के लालच में ना जाएं, क्योंकि इस 20% में अराउंड 7% 6% जो है वो रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए इसमें जितना आपने अभी तक कर लिया है उसकी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन अलग से अब इस पर एफर्ट डाल के पढ़ने के लिए मैकेनिक्स जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमने देखा 1D मोशन का ज़्यादा वेटेज था, वो आपसे हो जाएंगे अगर आपने बेसिक प्रैक्टिस की हुई है। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो भी लास्ट मोमेंट पे मैकेनिक्स पढ़ने से गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से चांसेस हैं कि अगर आपने सही से सर्किट सॉल्विंग की प्रैक्टिस कर ली है, 10-15 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो आप करंट वाले क्वेश्चंस जेई मेन लेवल के तो कर पाओगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे अपन फोकस करेंगे, लेकिन मैकेनिक्स वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का 14% वेटेज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के टॉपिक्स जो हैं वो आसान से टॉपिक भी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अच्छे से कर लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर करने के लिए खास करके मेरा सजेशन ये रहेगा कि NCERT टेक्स्ट बुक की रीडिंग लगाएं, अगर आपने अभी तक बोर्ड के लिए या मेंस 1 के लिए नहीं लगाया तो, क्योंकि NCERT में जो थ्योरी वाले पॉइंट्स लिखे हुए हैं, थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, उनमें से उठ के सीधे सवाल आते हैं। तो अगर आपने NCERT की रीडिंग लगा ली है और वो पूरा समझ लिया है तो ये 14% में आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि टोटल मार्क्स आ जाए या 1-2 गलत हो, बाकी सब सही हो जाए। मॉडर्न फिजिक्स का 10% वेटेज है। वेटेज तो फिर से देख के मैकेनिक्स से कम लग रहा है, यहाँ से आधा लग रहा है बल्कि, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स करने में टाइम आधे से ज़्यादा कम लगेगा, मतलब आधे से भी कम लगेगा टाइम आपको। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पर एफर्ट डाल रहे हो तो आपको केमिस्ट्री में भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक किया होगा, एक्सरे भी किया होगा, फोटो इलेक्ट्रिक भी थोड़ा सा किया होगा। तो आप यहाँ एफर्ट डाल रहे हो तो आपको केमिस्ट्री में भी फ़ायदा हो रहा है, या आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है तो शायद आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट ही नहीं डालना पड़ेगा, केमिस्ट्री वाले से ही आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स को बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है, इसको अच्छे से करना है, इसको अच्छे से करना है, इसको अच्छे से करना है, इसको बेसिक लेवल पे करते चलना है। अगर पहले किया हुआ है तो प्रैक्टिस करनी है बस। इसके बाद अगर आपको टाइम मिल जाए तो ऑप्टिक्स पे फोकस करेंगे। ऑप्टिक्स का बाकी चैप्टर से ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता है, तो अगर आपने ऑप्टिक्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आराम से हो जाता है, फार्मूला बेस्ड है। वेव ऑप्टिक्स में कभी कभी कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। अगेन वेव ऑप्टिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा सोर्स NCERT की टेक्स्ट बुक है। NCERT के टेक्स्ट बुक से वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ लें, आपको काम लायक समझ आ जाएगा, जितने में अपन जेई मेन लेवल तक का प्रॉब्लम आराम से कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम समरी में देखें तो हमारे पास ये 32%, ये 14%, 46 हो गए, ये 56% हो गया, प्लस 7 जो है वो 63% हो रहा है शायद। तो हमारे पास अराउंड 60+% का टॉपिक सेलेक्ट हो गया। और मैकेनिक्स में अगर अपन 5-10% मान लें इजी वाले, तो 60 से 70% के बीच कहीं गिर रहा है जो हमारी प्रिपरेशन होगी फोकस करके इन टॉपिक्स पे, है ना। इस 60 से 70% की प्रिपरेशन अगर आपने कर ली है तो इसमें 40 से 50% स्कोर आ सकता है, कोई बहुत बड़ी या मुश्किल बात नहीं है। टाइम कितना लगेगा इसको करने में, तो टाइम कितना लगेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से करना चाह रहे हैं, आप कैसे इसको
10 दिनों के अंदर फिट करके सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले PYQ सॉल्व करें। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको एलन में बुकलेट के फॉर्म में मिली होगी और अपने मॉड्यूल में भी है। PYQ बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2019 या इवन 20 से 24 ऑप्शनल है, 23 तक भी चलेंगे तो चलेगा। तो 20 से 23 तक जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे ये टॉपिक वाइज फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना है। तो हमने ऊपर देखा भी कि कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक पे नहीं करना है। तो इन टॉपिक्स के PYQs पहले करने हैं प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी ऑर्डर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि सबसे पहले ये, उसके बाद ये, फिर 3, फिर इसमें जो टॉपिक्स आपके इजी वाले किए हुए हैं वो, रोटेशनल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, और फॉर इस ऑर्डर में अगर मान लो आप 1 से 5 तक नहीं पहुंच पाए, आपने 1 से 3 तक कर लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे वापस आ रहे स्लाइड पे अपन। तो PYQ में 20 से 23 तक को टॉपिक वाइज कर लेना है। 24 वाले के लिए मेरा सजेशन ये है कि 24 में आपने एक पेपर लिखा होगा, तो बाकी जो सेटिंग्स बचे हुए हैं उसको डिपेंडिंग कि आप कितने दिन में प्रिपेयर कर रहे हो, डेली या ऑल्टरनेट डे। ऑल्टरनेट डे चलेगा, आपके सारे पेपर्स नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 5 या 6 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ऑल्टरनेट डे में जेई मेंस 2024 जनवरी सीटिंग वाला जो पेपर था उस सीटिंग वाले पेपर के 4 या 5 पेपर सेलेक्ट करके कर लें। अगर आप 4-5 पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा कि 1-2 स्टार्टिंग वाले डेट के ले लें और 1-2 एंड वाले डेट के ले लें, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड वाले डेट में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस था इस बार। स्टार्टिंग वाले पेपर्स थोड़े से इजी आए थे और लास्ट वाले थोड़े मॉडरेट की तरफ, डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा बट मॉडरेट की तरफ चले गए थे। तो इसीलिए आप 1-2 स्टार्टिंग वाले और 1-2 एंड वाले पेपर्स लिख लें, तो आपको एक जनरल आइडिया लगेगा कि आपका कैसा स्कोर जा रहा है। इन पेपर्स में आपका जो स्कोर आएगा उससे ±5 या मैक्सिमम 10 से ज़्यादा ऊपर नीचे आपके मेंस 2 में नहीं जाएंगे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके कर रहे हो तो। इसके अलावा जैसे मैंने अभी पहले भी बताया टॉपिक वाइज कि जिस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है थ्योरी में, जैसे डायफ्रैक्शन पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, AC पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, रेजोनेंस खास करके, उन टॉपिक्स में NCERT से पढ़ें। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कोई थ्योरी बुक उठाने की या कोई प्रॉब्लम बुक उठाने की ज़रूरत मेंस के लिए नहीं है ना। तो कोई इराडोव लेके नहीं स्टार्ट होगा कि मैं इराडोव से ये टॉपिक कर लूँगा, मेरा वीक है तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके लिए आपके पास मेंस 2 के बाद टाइम है अगर आप एडवांस के लिए जा रहे हो तो। बट अभी जितना टाइम हमारे पास है और जितना हमें आउटपुट चाहिए उसमें हमें NCERT और अपने नोट्स के लेवल से ऊपर नहीं जाना है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए हैं चैप्टर वाइज तो आपका जो रेगुलर नोट्स है वो रेगुलर नोट्स उठा के उसमें से जो जो टॉपिक वीक है वो रिवाइज कर लें। ये काम मत कीजिएगा कि पूरा का पूरा नोट्स उठा लिया और मैं पूरा नोट्स पढ़ रहा हूँ और उसी में 5-6 दिन लगा दिए। सिर्फ नोट्स को थ्योरी में कहानी की तरह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें फ़ायदा अब तब होगा जब हम उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो फोकस तो यही दोनों है अपना। ये जो है वो तो हेल्प के लिए है कि अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है, कहीं हेल्प चाहिए तो वहाँ पे इससे हेल्प मिलेगा। लास्ट में जो चीज़ें अपने को और ध्यान रख रही है प्रिपरेशन में, इसके बारे में हमने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो कर रखा है, वो आप ज़रूर देखें कि आपको अभी लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए जेईई मेंस के प्रिपरेशन के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो मैं आपको समरी में दोबारा बता रहा हूँ। घर पे लाइब्रेरी नहीं बनाना है, बहुत सारे बुक्स भर के नहीं रखने हैं कि सारे बुक्स भर के रख लिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लिया, 2 क्वेश्चन वहाँ से कर लिया और पता चला कि एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन कर डालें अलग अलग बुक से और दूसरा जो वीक टॉपिक था वो कभी छुआ ही नहीं। दूसरा, यूट्यूब और गूगल यूनिवर्सिटी पे पढ़ाई नहीं करनी है। अब इतना टाइम है नहीं अपने पास कि अपन ढूंढ ढूंढ के निकालते चलें काम की चीज़। ऐसा नहीं कहूँगा कि कभी काम की चीज़ नहीं मिलती है, बट जितना टाइम लगता है और जितने काम की चीज़ मिलती है इट्स नॉट वर्थ इट। आप 2 घंटे लगाओगे तो हो सकता है 1-2 काम की चीज़ आपको नई चीज़ मिलेगी और हो सकता है 4 ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे अपने को मतलब ही नहीं है, जो करना ही नहीं है। तो इसीलिए यूट्यूब और गूगल पर जाके सर्च करके पढ़ाई नहीं करनी है। जो डाउट्स हैं वो तुरंत ही रिजॉल्व करना है। जैसे मैंने कहा, जो टॉपिक वीक लगे, अगर लगे तो NCERT पढ़ लो, अपने टीचर से पूछ लो। LN+ ऐप पे आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन डाउट डालने का जो तुरंत रिजॉल्व हो जाता है। तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि कुछ डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, वहाँ पे उसको रिजॉल्व करना है, उसी से अपना स्कोर इम्प्रूव होगा। डायमेंशनल एनालिसिस हमेशा याद रखना है, ये फिजिक्स का गोल्डन रूल है। मेंस में तो हर साल हमने देखा है
कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिर्फ आप डायमेंशन का ध्यान रखते हुए करेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी थ्योरी पता हो ना पता हो, आप सिर्फ डायमेंशन ध्यान रख के कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, ऑप्शंस देख लें, और हो सकता है कि ऑप्शंस में ही चारों डायमेंशन अलग है तो वो थ्योरी आपकी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आपको सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे मार्क्स मिल जाएंगे। कभी कभी नहीं, ज़्यादातर इवन एडवांस में भी ऐसा हुआ है कि जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि चारों के डायमेंशन अलग हैं कि आप सिर्फ डायमेंशन पे कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर लें उसको। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके काम हो जाता है कभी कभी, मैथ्स में बहुत ज़्यादा लगता है ये, फिजिक्स में भी कुछ कुछ केसेस में लगता है, कुछ स्पेशल केसेस लेके। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ ना पुट करें, ऐसा ना करें कि थीटा को 0 डाल दिया इंक्लाइन प्लेन का, गड़बड़ होने के चांसेस भी रहते हैं। बट एक मॉडरेट लिमिट तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में कभी कभी मदद मिल जाती है। लास्ट में कॉमन सेंस तो यूज़ कर सकते हैं बट इंट्यूशन नहीं लगाना है। इंट्यूशन जो है वो गेस करने का फैंसी नेम है, तो गेस नहीं करना है कि यार देख के लग रहा है यही होगा, कुछ नहीं पता क्यों कैसे, लेकिन लग रहा है देख के कि अच्छा यही वाला आंसर होना चाहिए तो उस पर टिक लगा दिया। रिस्क नहीं लेना है। 50 आराम से आ जाता है बिना रिस्क लिए हुए। 50 आ जाने के बाद 4 क्वेश्चन में नेगेटिव ले आए अपन और पता चला वो फिर से 5 नंबर 4 नंबर नीचे गिर गया, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करानी। कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस के अप्रॉक्सीमेशंस, अजम्पशंस, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में, बट इंट्यूशन नहीं लगाना है। तो आपको ये बताया कौन सा टॉपिक करना है, आपको ये बताया कहाँ से करना है, आपको ये बताया क्या नहीं करना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर अपन 10 दिन में 2 से 3 दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, 1 दिन 2 दिन मैकेनिक्स को दे दें टॉपिक वाइज प्रॉब्लम करने के लिए, उसके बाद ऑप्टिक्स पे थोड़ा सा टाइम दे दें, मॉडर्न फिजिक्स पे थोड़ा सा टाइम दे दें, तो अपना आराम से 2-2, 3-3 दिन का टाइम बन रहा है। 5 टॉपिक हमने सेलेक्ट किए, 4-5 टॉपिक्स उठा लो, 5 करने भी जरूरी नहीं है, 2-2, 3-3 दिन का टाइम देके 5-5 घंटे अगर देते हैं तो आराम से 2020 से 23 तक का PYQ सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा रोज का एक पेपर, रोज का तो मुश्किल है शायद, तो ऑल्टरनेट डे का कम से कम एक पेपर लिख लें। इतने से हमारे JEE मेंस में फिजिक्स में 50 मार्क्स जो हैं वो तो आराम से आ सकते हैं अगर ये सारा काम आप सही तरीके से अगले 10 दिन में कर लें तो। यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, डू योर बेस्ट, थैंक यू।